नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ कुमार परवेज जी हैं, इनसे जो कि सीपीआई माले के मीडिया प्रभारी हैं। इनसे सीधा सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से खास करके संजय पासवान का एक बयान आता है, कहीं न कहीं जेडीयू और भाजपा में दरार करने वाला बयान आता है। संजय पासवान साफ-साफ तेजस्वी को भी बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश जी को भी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने पार्टी पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ-साफ कहना है कि यदि नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं होते, तो भाजपा ज़ीरो पे आउट हो जाती। अब आप लोग को तो अच्छा लग रहा होगा ये बयान सुन के। अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये तो हम लोग की पहले से ही समझदारी रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जो कुछ भी सीटें मिल गई तो नीतीश जी के कारण मिली। लोग मान करके चल रहे थे कि नीतीश जी का परफॉर्मेंस बहुत खराब होगा, लेकिन हुआ उल्टा। और 12 जदयू ने जीता, 12 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। और जब नीतीश कुमार जी इधर आए थे हम लोगों के साथ, महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और 5 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया। जाति आधारित हम लोगों ने जनगणना करवाई और आरक्षण का विस्तार हुआ। लेकिन अब आप समझिए कि जनवरी महीना में, अब हमको नहीं पता कि नीतीश कुमार जी के सामने क्या मजबूरी थी, लेकिन बिहार की महागठबंधन सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने तो डिस्टर्ब किया। और उनका तो काम है सत्ता हड़प लेना, पार्टी को तोड़ देना, सरकार को बदलवा देना और लोकतांत्रिक तरीके से। और वो जानते थे कि बिहार में उनका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया और नीतीश कुमार को अपने पाले में खींच करके ले गए। अब नीतीश कुमार का भी कुछ मूल्यांकन उस समय उल्टा रहा होगा, उनको भी लगा हुआ कि अरे बाप रे बाप, राम मंदिर की हवा चल रही है, कहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि पूरा देश भाजपा के खिलाफ है और यदि बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे होते तो आज यह एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो ये ऐतिहासिक परवेज जी, एक और सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी बन चुके हैं, ऐसे में एक नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसको उद्धव गुट के संजय राउत वायरल कर रहे हैं। उसमें साफ-साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, हा हा हा। कौन राहुल? क्या कहेंगे? देखिए, अहंकार जब किसी को हो जाता है, तो हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, तानाशाही लाना चाहते थे, तो देश की जनता ने बहुत स्पष्ट मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी को औकात में ला दिया। और आज 10 साल के बाद पार्लियामेंट में नेता विपक्ष आधिकारिक तौर पर नियुक्त हुए। तो देश की जनता का साफ संदेश है। ये कोई मोदी जी हाथ मिलाने गए हैं तो बहुत शौक से नहीं गए हैं, उनको भारत की जनता ने उस दिशा में धकेला है। इस तरीके से न संसद चलेगी और न इस तरीके से देश चलेगा। यदि सत्ता पक्ष के पास पावर है तो हमारा जो विपक्ष है बहुत मजबूत है, तो अभी देश की जनता के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 140 सांसदों को निकाल बाहर करिए, है कि नहीं। जिस तरीके से हमने 2019 से 2024 तक देखा, तो अब उस तरीके से पार्लियामेंट नहीं चल सकता। यह स्पष्ट मैंडेट देश की जनता ने दिया है और उससे मजबूर होकर के इनका अहंकार टूटा है, अहंकार, और तब जाकर के वो आज इस पोजीशन में आए। सेंगोल हटाने की मांग कर रही है सपा पार्टी, हालांकि साथ में इंडिया गठबंधन भी है। इस पर क्या? उसको तो बिल्कुल हटना चाहिए। जबरदस्ती उन्होंने एक धार्मिक चीज को पार्लियामेंट में क्या जरूरत है? वो तो धर्मनिरपेक्ष भारत। सत्ता पक्ष का कहना है कि इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और उनके पास बहुत मुद्दा है, उनके पास बहुत मुद्दा है। जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, नए भवन का, उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि आप सेंगोल क्यों रख रहे हैं। समझिए कि संविधान, यही तो हम कहते हैं कि संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं। सेंगोल से क्या दिक्कत है आप लोग? सेंगोल धर्मनिरपेक्ष है ना, हमारा देश, हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट धर्मनिरपेक्ष है। वहां सभी धर्मों का के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
अब वहां किसी एक सेंगोल को आप उठा करके, जो राजदंड का प्रतीक है, जब राजा देता था, राजा जब बैठते थे पद पर, कुर्सी पर, तो उनको पुरोहित लोग देता था राजदंड। तो वो थोड़े है, राजतंत्र थोड़े है देश में अभी। अब देश में लोकतंत्र है। आप कुर्सी पर वही बैठेंगे जिनको देश की जनता मैंडेट देगी। तो राजतंत्र के जमाने के किसी प्रतीक का हमारे संसद भवन में क्या काम है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। और जो बात तो बहुत स्पष्ट है कि वो धीरे धीरे करके पूरे हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारी संसद को एक खास विचारधारा की ओर ले जाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता खत्म करके एक खास धर्म का राष्ट्र बना देना चाहते हैं, जो संविधान विरोधी काम है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और सेंगोल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, उसकी कोई जरूरत वहां नहीं है। सेंगोल म्यूजियम में रहे, वहां लोग देखने जाएंगे, ऐतिहासिक चीज है उसको। परवेज जी, एक और सवाल रहेगा चलते चलते कि जिस प्रकार से बिहार बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की भूमि रही है, ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक हो जाता है और इसका ताड़ सिर्फ बिहार से नहीं, गुजरात, कहे अहमदाबाद, मुंबई, यूपी तक के छिड़ जाता है, लेकिन अभी तक के कोई बड़े लेवल के जो कहे तो मछलियां भी नहीं इसके रडार पे है। नहीं नहीं, ये तो आए थे मोदी जी ना राजगीर कुछ दिन पहले, बड़ी बड़ी बात बोल करके गए। और आपको 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 ताज्जुब होगा कि नीट का रिजल्ट किस दिन आया। नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट आना था। तो उन्होंने सोचा होगा यही, लोकसभा चुनाव की आंधी में इसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन बताइए, 67 लोगों को ग्रेस दिया जाता है। ग्रेस की व्यवस्था क्लैट में की गई थी, मेडिकल के एग्जाम में नहीं, इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं। ग्रेस के आधार पर आप दे रहे हैं और 720 में 720 नंबर दे रहे हैं। और 4 जून का डेट आप जानबूझ करके चुन रहे हैं, तय कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की आंधी रहेगी, तो इस पर कौन चर्चा करेगा? कोई चर्चा नहीं करेगा। तो इसमें तो एनडीए मुख्य रूप से जो दोषी है वो एनडीए है। उसको पता था पेपर लीक के बारे में, सब कुछ के बारे में उसको पता था। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब तो जो रिपोर्ट आई है हजारीबाग में, जो मामला जो खुल करके आया है सेंटर पर, कि डिजिटल लॉकर था और वो लॉकर पहले से खुला पाया गया। 1/15 में उसको खुलना था, और जब 1/15 में नहीं खुला 1/15 में, तब उन्होंने एनटीए के अध्यक्ष को। क्या लगता है कि जिस प्रकार से मुखरता से माले पार्टी चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, मुखरता से रखती है, क्या ये भी मुद्दा को विधानसभा में रखेगी? बिल्कुल, हम लोग लोकसभा में रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। और जो 22 तारीख से 22 जुलाई से विधानसभा, हाँ, 1/15 में नहीं खुला तो एक सेकंड उसको हम कंक्लूड कर दें। तब उन्होंने अधिकारियों को फोन किया और फिर मैनुअली कटर से उसको काटा गया। इसका मतलब आपको पता था, आपने काटने का आदेश कैसे दिया और वो क्यों नहीं खुला? बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये पूरी सरकार की ही पॉलिसी है, भ्रष्टाचार, करप्शन। इसके तार पूरे देश में। नालंदा तो खैर सेंटर है, रंजीत डाउन वहीं पे हुआ करते थे, और पूरा एक तंत्र नालंदा से लेकर के रांची तक इसका विकसित हुआ है। तो नीट पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के साथ साथ ये जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ है, बिहार में जो अपराध बढ़ा है, इन सारे मुद्दों पर विधानसभा का सत्र 22 जुलाई से है। क्या लगता है कि जब जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार आते हैं तब अपराध बढ़ जाता है, या फिर प्रश्न पत्र लीक होता है, या कहे तो महागठबंधन के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था? देखिए, अपराध का ये कह रहे हैं एनडीए का पहले समझिए, भाजपा का पहले समझिए। भाजपा संगठित रूप से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। अब 15-16 साल से तो ही लोग सरकार में थे। महागठबंधन को कितना दिन टाइम मिला? 17 महीने। 17 महीने में 5 लाख बहाली करवाए, जाति जनगणना कर, दो बड़ा काम हुआ है कि नहीं? तो अब ये भाजपा वाले कह रहे हैं महागठबंधन सरकार में जितने काम हुए उसकी हम जांच कराएं। तो 17 साल वाला थोड़ा अपना भी करा लो ना। इतना जो पुल लगातार गिर रहा है, ध्वस्त हो रहा है, दो बड़ा कांड हो गया मुजफ्फरपुर में, सब जगह टॉपर घोटाला हुआ था, नीट घोटाला हुआ, तो बहुत स्पष्ट है। और बात एक कहते हैं कि हम क्रिमिनलाइजेशन से, करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश जी के राज में, भाजपा जदयू के राज में करप्शन संगठित रूप। लेकिन सर, आप नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप ही के नेता हैं रामबली सिंह यादव,
वो तो नीतीश कुमार को स्वागत करते हैं, नीतीश कुमार को बड़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, किस चीज की बड़ाई कर रहे हैं हमको नहीं पता उनका इंटरव्यू। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी ने एक अच्छा काम किया था 2022 में, जब उन्होंने भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन का रास्ता चुना था और हम लोग काम भी ठीक। लेकिन वो जो एक्सरे रिपोर्ट है जाति जनगणना, उस समय भी हमने कहा था डबल इंजन बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ, बिहार का विकास कहाँ है, 34% परिवार जो है कहाँ खड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा नहीं ना है, इस अर्थ में हम कहते हैं, हम अब भी कहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा का बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, महसूस करते हैं। नीतीश कुमार अपने को समाजवादी कहते हैं, तो भाजपा के साथ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? उनको इधर रहना चाहिए था, काम करना चाहिए था। हम लोग मदद कर ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव है, कौन सा प्रेशर है। एक और सवाल रहेगा चलते चलते, जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार ने जातीय आधारित जनगणना करवाई, हालांकि सरकार ने कहा कि हमने गणना करवाया, जातीय गणना करवाया, लेकिन उसके बाद 50% से आरक्षण को 65% कर दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट उसे रद्द कर दी जा पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अब ये जो रद्द किया गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसको चुनौती हाई कोर्ट में देना चाहिए सरकार को? अगर देगी भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही, जो उनका पहले का स्टेटमेंट है, उस अकॉर्डिंग ही पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया। क्या ठीक पाए? सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, बताइए जरा हमको। नहीं, जैसे 9 जजों की जो बेंच इंदिरा सहनी के आधार पे, क्या है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्या है? बहुत ऐसे राज्य में है सर कि जिसमें कि 50 से भी अधिक है, तमिलनाडु वगैरह में है, कहीं कहीं 80 में भी है, तो कहाँ चूक गई सरकार? सरकार नहीं चुकी है ना, ये तो बिहार सरकार कहाँ? वही मैं कह रहा हूँ कि जो हाईकोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं और जो इसके खिलाफ लगे हुए लोग हैं, कौन है? भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के, पृष्ठभूमि उनकी यही है। आपको याद होगा कि जब ये नगर निगम का चुनाव हो रहा था, उसमें अति पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के सवाल पर भी हाईकोर्ट ने ऐसा ही कहा था। तब कहा था कि आपने बिना कोई सर्वे किए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हाईकोर्ट को तो ये समझना चाहिए कि यह बाजाप्ता एक गणना हुई है, बाजाप्ता एक डाटा है। हमारे यहाँ जो जातियों का जो डाटा है 1931 की गणना के आधार पर 100 साल होने वाले हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो हाई कोर्ट में भी तो उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग ना। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि चलिए सुप्रीम कोर्ट, हमारा फैसला था, महागठबंधन का फैसला था। और लगता नहीं है सर कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देना चाहिए था बिहार के मुखिया नीतीश कुमार? वो तो करवाना ही चाहिए था, अब तो इधर चले गए ना, रहते इधर तब नहीं सब काम होता। अब वो करवाएं, बड़ी बड़ी बात बोलते रहते हैं कि जाके करवाएं इस काम को, तो भाजपा के साथ है तो काम करवाएं। तो क्या कर रहे हैं? भाजपा बेसिकली रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी झटका आप लोग को मिलता है तो क्या कदम बनाए? कानून बनाने के लिए लड़ेंगे, तब क्या कानून तो बनेगा ना। इतने जन विरोधी कानून बन रहे हैं, अध्यादेश लागू हो रहे हैं, और जनता के हित में 1931 की जनगणना के आधार पर सब कुछ चल रहा है, और केवल ये रिजर्वेशन के लिए नहीं। आप समझ आप कहते हैं कि दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, फल्ला के लिए हम विकास योजनाएं लागू कर रहे हैं। आपके पास अद्यतन डाटा ही नहीं है, 1931 का डाटा है, 100 साल पहले का डाटा है, उसके आधार पर आप चल रहे हैं। कितना न्याय संगत है? तो इससे उनकी मानसिकता सब झलक रही है ना। तो हम पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए इस मुद्दे पर कि कानून बनाए। अभी ना आपको दिक्कत हो रही है कि आप कोर्ट का बहाना ले रहे हैं, लेकिन जब कानून बन जाएगा तब का बहाना कहाँ से लीजिएगा? तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ये लड़ाई चलते रहेगी। चलिए, ये लड़ाई लड़ेंगे। कुमार परवेज जी हैं सीपीआई माले के तेज तर्रार मीडिया प्रभारी हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता है, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार को कहा कि आपको कहीं न कहीं संगत का असर हो चुका है, और जो नीतीश कुमार जो एक-एक फैसले जो लेते हैं, कहीं न कहीं भाजपा के दबाव में लेते हैं। तो लेते एक छोटा-सा ब्रेक के उस पार खबरों करेगा सिलसिला।